हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने यूट्यूब पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, जेई अभ्यास सीरीज के नाम से, जिसमें हम आपके जितने भी अपकमिंग जेईएन एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो डीडीए जेई हो, ठीक है, चाहे वो राजस्थान जेई हो, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे, अगर कॉमन क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो उसमें जो डिफरेंट अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं, उन सारे क्वेश्चन की डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम एक और बात बताएं कि यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पॉसिबल है तो उसको भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है। विदाउट वेस्टेज एनी मोर टाइम हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो क्वेश्चन करा था वो किए थे हमने टेस्टिंग ऑफ सीमेंट का कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो सबसे पहले कुछ टेस्ट वहाँ पे बच गए थे, उसको कंप्लीट करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे टाइप ऑफ सीमेंट की बात। ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट की बात। तो देखते हैं आज का ये जो पहला क्वेश्चन है क्या है। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 28 डेज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ऑन 70.7 mm साइज क्यूब ऑफ मोटार हैविंग सीमेंट टू सैंड प्रोपोर्शन। आपसे ये बोला जा रहा है कि जो हम क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो अपन क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें जो सीमेंट और सैंड कितने प्रोपोर्शन में मिलाते हैं मोटार को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये बात पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कौन सा टेस्ट है, ये चीज़ आप ध्यान देना कि टेस्ट कौन सा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि टेस्ट कौन सा। तो आपके पास जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है, जो 20 डेज क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में जो हम सैंड और सीमेंट का जो प्रोपोर्शन मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड की जो प्रोपोर्शन यूज करते हैं, कितना करते हैं, ये करते हैं 1:3। ये प्रोपोर्शन जो निकल गया था वो कितना निकल गया था, 1:3 का प्रोपोर्शन आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना कि जो हम सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन यूज करते हैं वो कितना यूज करते हैं, 1:3 का प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात कि यहाँ पे हम जो सीमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे जो हम सैंड यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड सैंड होता है, और वो कौन सा सैंड होता है, ये इनवर्स सैंड होता है। 1:3 में जो 1 होता है ये किसके लिए होता है, ये सीमेंट होता है। 1 पार्ट किसका होता है, सीमेंट का होता है, और 3 पार्ट किसका होता है, 3 पार्ट होता है सैंड का। ये स्टैंडर्ड सैंड है, कौन सा सैंड है, ये इनवर्स सैंड है। ठीक है, कौन सा सैंड है, ये इनवर्स सैंड है। दूसरी बात, ये 1:3 का प्रोपोर्शन तैयार करवाने के लिए जो सीमेंट की क्वांटिटी हम कितना यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 185 ग्राम। कितना, 185 ग्राम। जो हम सीमेंट सैंपल जो हम मोटार प्रिपेयर करते हैं उसमें सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1:3। इसमें जो सीमेंट मिलाते हैं कितना मिलाते हैं, 185 ग्राम, और ये जो कितना मिलाते हैं, ये 555 ग्राम, कितना 555, 555 ग्राम क्या मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं। तो इस प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, अपने मोटार को प्रिपेयर करते हैं। और उसमें वाटर कितना मिलाते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था, जो वाटर क्वांटिटी होना चाहिए, वाटर कितना होना चाहिए, तो वाटर का जो कंटेंट होता है वो कितना होता है, वाटर कंटेंट कितना होता है, P/4 + 3%। ठीक है, जहाँ पे P क्या है, P है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, क्या है, सीमेंट पेस्ट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितना है, P है। तो ये 1/3 रेशियो में सीमेंट और सैंड मिलाते हैं और वाटर मिलाते हैं कितना, P/4 + 3%। उसके बाद हम मोटार प्रिपेयर करते हैं, उस मोटार का क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का, कितना, तो 1:3 हो गया। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन है जो रह गए थे, उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन से बच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि बता दो कि आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, किस ग्रेड का सीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको सबसे पहले बताएं, आपको जो सीमेंट देखने को मिलता है वो 3 OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 3 ग्रेड में क्या सीमेंट को क्लासीफाई करा गया। पहला एक OPC 33, दूसरा 43 और तीसरा 53। ये 3 ग्रेड के आपको सीमेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन तीनों को, अगर हम बात करें इन तीनों का स्पेसिफिक कोड है, ठीक है, 33 के लिए कौन सा कोड है, 43 के लिए कौन सा कोड है और 53 के लिए कोड कौन सा। तो जो 33 के लिए कोड है वो IS 269 है। ठीक है, IS कितना, 269, ये कितना 8112 है। ठीक है, इसके लिए कितना IS 12269 है। ठीक है, ये 3 कोड है, ये 3 अलग अलग कोड है, किसके लिए, डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए। तो ये OPC 33 के लिए अपने पास कौन सा कोड है, IS 269 है। 43 के लिए कौन सा, IS 8112 है, और 53 के लिए कौन सा, IS 12269 है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 ग्रेड का सीमेंट आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये OPC 23 ग्रेड का कोई भी सीमेंट, अभी तक कोई भी सीमेंट ऐसा
देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा सीमेंट मिलेगा? 33 मिलेगा, 43 मिलेगा और 53 मिलेगा। इसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, इन तीनों सीमेंट का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या? ये जो तीनों सीमेंट कैटेगराइज, ये जो तीनों सीमेंट आपस में डिफरेंट है। किस बेस पे डिफरेंट है? ये तीनों सीमेंट इनके सीमेंट के ओपीसी सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनको क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ पे जल्दी से देख लो। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें, अभी हमने इतनी टेस्टिंग कर ली है सीमेंट में, अगर इतनी टेस्टिंग कर ली है तो हमने सारी जो टेस्टिंग की है सब में एक बात ध्यान रखा, एक बात सेम रखा कि सारी टेस्टिंग हम ओपीसी के लिए किए थे अभी तक। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी टेस्टिंग की है किसके लिए की है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए किया है। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आपको तीनों ग्रेड आते हैं, ओपीसी 33 भी आता है, ठीक है, 43 आता है, 53 आता है। इसका मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर हमने वहां पे ग्रेड मेंशन नहीं किया था, इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी सारे ग्रेड के लिए सेम निकल के आती है। चेंज क्या होता है? चेंज केवल होता है सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा 33, 43, 53 का, ये क्या है? ये सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये सीमेंट का 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो बाकी जो सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो फाइनेंस हो, फाइनेंस कितनी निकल के आती है? अभी हमने बताया था कि फाइनेंस कितनी निकल के आती है? 225। कितना? 225 यूनिट पे ध्यान देना आप, एक बार यूनिट पे ध्यान देना कि ये जो 225 मेंशन है, इसमें यूनिट क्या है? ये यूनिट है मीटर स्क्वायर पर केजी। यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, अगर यही चीज होता, अगर यही चीज आपको निकालना था सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में जो वैल्यू निकल के आती है वो कितना निकल के आती है? 2250। ठीक है, ये ओपीसी सीमेंट के लिए, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे कि ये केवल और केवल ओपीसी सीमेंट के लिए। जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, वहां पे हर सीमेंट की प्रॉपर्टी अलग होगी। हर सीमेंट की ये सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो फाइनेस हो, चाहे वो साउंडनेस हो, चाहे वो सेटिंग टाइम हो, ये सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट के लिए अलग अलग निकल के आएगी। बट अभी हम ओपीसी की बात करें, ओपीसी में तीनों ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए जो फाइनेस निकल के आता है, कितना निकल के आता है? 225 क्या? 225 मीटर स्क्वायर पर केजी में है ये। ठीक है, अगर हम यूनिट चेंज करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में मेंशन करें, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में अगर रिपोर्ट करना होगा तो ये वैल्यू निकल के आती है कितना? 2250 निकल के आती है। ठीक है, अगला क्या? अगला साउंडनेस है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे साउंडनेस है क्या, बट ठीक है, अभी के लिए हम ये ध्यान रख लेते हैं साउंडनेस टेस्ट करने के लिए आपके पास दो टेस्ट है, ली चैटलियर ऑपरेटर है और ऑटोक्लेव टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है किसके लिए? ओपीसी सीमेंट के लिए कितना होता है? ली चैटलियर टेस्ट में जो वैल्यू निकल के आती है वो कितना होना चाहिए? लेस देन 10 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेस देन 10 mm होना चाहिए। और ऑटोक्लेव टेस्ट में जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0.8% होना चाहिए, 0.8%। ठीक है, अब ये mm में क्यों, ये परसेंटेज में क्यों, अभी आगे क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बातें। ठीक है, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि जो ली चैटलियर टेस्ट में जो अनसाउंडनेस की वैल्यू निकल के आती है वो कितना निकल के आनी चाहिए? लेस देन 10 mm निकल के आनी चाहिए। और ऑटोक्लेव में कितना निकल के आनी चाहिए? लेस देन 0.8% निकल के आनी चाहिए। बाकी सेटिंग टाइम और सेटिंग टाइम में इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, इसका डिस्कशन हो चुका है। हमने आपको बताया था कि ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 30 मिनट होना चाहिए। ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए ग्रेटर देन 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? लेस देन कितना होना चाहिए? 10 आवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो लेस देन 10 आवर्स होना चाहिए, मतलब 600 मिनट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, एक बार आप देख लो। बाकी जो मेन चीज़ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो हमने ये भी पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका है इसका कि जो 3 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके लिए? ये ओपीसी 33 है, ये क्या है? ओपीसी 33 है, ये ओपीसी क्या है? 43 है, और ये ओपीसी 53 है। ठीक है, ये ओपीसी 53 है। इसके लिए आपसे यहाँ पे मेंशन है 3 डे और 7 डे और 28 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे मेंशन है। तो 3 डे ओपीसी के लिए जो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो 16, 22, 33 है। कितना? 16 है, 22 है, 33 है। कितने दिन पे? 3 दिन पे 16 है, 7 दिन पे 22 है, और 28 दिन पे कितना है? 33 है। ठीक है, बाकी इसी तरीके से ये कितना हो गया? 16, 22, 33। देन आपके पास 23, 33, 43 है, उसका 27, 37, 53 है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए, और कितने लिए? डिफरेंट डेज पे। ठीक है, ये सारी बातें पिछले क्लास में हो चुकी थी। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये भी है कि बोला जाए 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए 28 डेज स्ट्रेंथ कितना होता है। तो अभी हम आपको बताएं, ये जो नंबर होता है 33, 43 और ये 53 जो नंबर, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सीमेंट की 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 43 ग्रेड आपके लिए कौन सा कितना हो गया? मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 43 हो गया। अच्छा, मीन क्यों बोला जा रहा है? मीन इसलिए बोला जा रहा है कि अभी हमने आपको पिछले टेस्ट में बताया था कि जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है, जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 सैंपल, हम लोग 3 सैंपल कंसीडर करते हैं, 3 सैंपल के ऊपर टेस्ट करते हैं। उन तीनों सैंपल का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आता है उसका मीन लेते हैं, उसका हम एवरेज लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 43 मेगापास्कल हो जाएगा। ठीक है,
ये सारा पिछले क्लास का क्वेश्चन है, कुछ रह गए थे, हम उसको डिस्कस करते पहले, उसके बाद हम आज का जो टॉपिक होने वाला वो है क्या, टाइप ऑफ सीमेंट की बात हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सीमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकाला था, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। आज ये क्वेश्चन है किस पे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पे। सो पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कौन सा टेस्ट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, ठीक है। देखना सिंपल सा बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो मोटार प्रिपेयर करते हैं वो सेम होता है। जो मोटार हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवा रहे थे वही सेम मोटार हम क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम प्रिपेयर कराते हैं। मतलब क्या कि जो मोटार में जो रेशियो होता है सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:3 होता है। क्या होता है, पहले क्या करेंगे, मोटार प्रिपेयर करवाएंगे, कितना 1:3 रेशियो का, 1:3 रेशियो का मोटार प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वहां पे वाटर कितना ऐड कर रहे थे, वहां पे हम वाटर का ऐड करते हैं P/4 + 3%। यहाँ पे जो हम वाटर ऐड करते हैं, जो यहाँ पे हम वाटर का ऐड करेंगे, ये कितना ऐड करेंगे, ये करेंगे P/5 + 2.5%, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में कि वहां पे हम मोटार प्रिपेयर करवाते थे, मोटार में जो प्रोपोर्शन रखते थे सीमेंट और सैंड की, वहां पे भी 1:3 रखते थे, और यहाँ पे भी हम सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन रखेंगे वो भी यहाँ पे भी 1:3 रखेंगे। लेकिन अब जो हम यहाँ पे वाटर मिलाएंगे, ठीक है, ये जो मोटार प्रिपेयर करवाने के लिए जो हम वाटर मिलाते हैं, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट होता है P/5 + 2.5% होता है, वहां पे कितना था, P/4 + 3% था, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट ये है कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे 70.6 mm साइज का क्या होता था, क्यूब होता था, ठीक है। 70.6 mm साइज का क्यूब होता था। उस क्यूब में हम इस मोटार को फिल करते थे, उस मोल्ड में क्या करते थे, उस मोल्ड में हम इस मोटार को फिल करते थे। उसके बाद क्या करते थे, उस मोल्ड को 24 आवर्स के लिए क्या करते थे, पानी में इमर्ज कर देते थे, वाटर में इमर्ज करते थे। उसके बाद उस सैंपल को निकालते थे। फिर यूटीएम मशीन में क्या होती थी, उसकी टेस्टिंग होती थी। हम यूटीएम मशीन में क्या करते थे, ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते थे, और हम क्या करते थे, वहाँ से ये जो अपना जो सैंपल है, उस सैंपल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम वहाँ से फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे हम क्यूब नहीं प्रिपेयर करवाते, यहाँ पे अपने पास क्या होता है, यहाँ पे अपने पास एक स्टैंडर्ड ब्रिक्विट होता है। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ब्रिक्विट होता है। आप ये देख लो क्या है, ये आपके पास स्टैंडर्ड ब्रिक्विट निकल के आता है। यहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, सिंपल सा बात है, देखो ये आपके क्या, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड ब्रिक्विट है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ब्रिक्विट है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, अभी आपने पीछे मोटार प्रिपेयर करवा लिया, ठीक है। मोटार पीछे कैसे प्रिपेयर करवाया, 1:3 रेशियो में सीमेंट और सैंड मिलाया, और उसमें क्या मिला, और उसमें वाटर मिलाया, कितना, P/5 + 2.5%, ठीक है। अब आपका उसकी मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग के बाद आपका मोटार प्रिपेयर हो चुका है। अब उस मोटार को क्या करेंगे, इस ब्रिक्विट में फिल करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये जो ब्रिक्विट है यहाँ पे फिल करेंगे इसको, ठीक है। इस ब्रिक्विट में उस मोटार को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। एक बार जब हम इस ब्रिक्विट में इस मोटार को फिल कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इस ब्रिक्विट पे टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ग्रेजुअल टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो ब्रिक्विट है अपना, इसमें हम ग्रेजुअल टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ग्रेजुअल टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ग्रेजुअल टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं ये ग्रेजुअल टेंसाइल फोर्स कितना है, T है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेजुअल टेंसाइल फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। जब ये ग्रेजुअल टेंसाइल फोर्स हम इस पे अप्लाई करेंगे, ग्रेजुअल क्यों, क्योंकि आपसे बताया जा रहा है कि जो आपको निकालना क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेजुअल टेंसाइल फोर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेजुअल टेंसाइल फोर्स। इसका मतलब जो यहाँ पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये किस नेचर का होगा, ये ग्रेजुअल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जो स्ट्रेंथ मेजर करते हो, चाहे वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो और चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, ये दोनों केस में जो स्ट्रेंथ मेजर होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है ग्रेजुअल अप्लाइड लोड के लिए होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे जो लोड अप्लाई करेंगे, ये किस नेचर का होना चाहिए, ग्रेजुअल अप्लाइड लोड होना चाहिए, ग्रेजुअल अप्लाइड लोड होना चाहिए, ठीक है। अगर एक ग्रेजुअल अप्लाइड लोड है, इसका मतलब ये हो गया कि जब स्टार्टिंग में यहाँ पे लोड कितना रहा होगा, 0 न्यूटन रहा होगा, स्टार्टिंग में लोड कितना रहा होगा, 0 न्यूटन रहा होगा। अब इस लोड को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है, इस लोड को इंक्रीज करवाते हैं, और वो लोड उस फोर्स की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, जिस लोड पे क्या करता है, ये जो अपना मोटार है, इस सैंपल में जो मोटार फिल किया गया, ये क्या करें, यहाँ से ब्रेक कर जाए, ठीक है, क्या करें, यहाँ से ब्रेक कर जाए। हुआ क्या, जब आप इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे, ये सैंपल एक दूसरे से दूर होना शुरू करेंगे, एक दूसरे से दूर होना शुरू करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे थ्रेड लाइक क्या बनेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे ये सैंपल दूर होते होते कुछ ऐसे करते करते एकदम क्या करेंगे, यहाँ पे हटना शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ पे हटना शुरू हो जाएंगे तो एक ऐसा फोर्स निकल के आएगा जिसपे क्या करेगा, ये दोनों
यहाँ पे आपको क्रैक दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख जाएगा, यहाँ पे क्रैक देखने को मिल जाएगा। उस फोर्स को हम नोट कर लेते हैं, उस फोर्स को नोट कर लेते हैं, वही क्या बताएगा, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है। अगर हमने आपसे ये बोला कि सर आपको यहाँ पे ग्रेजुअल अप्लाइड लोड निकालना है, क्या अप्लाई करना है, ग्रेजुअल अप्लाइड लोड, ग्रेजुअल अप्लाइड लोड क्या करना है, अप्लाई करना है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में फोर्स लगाए होगे वो 0 न्यूटन लगाए होगे। अब इस फोर्स को बढ़ा के ले आना है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा रेट ऑफ लोडिंग बता दो कितना है, क्योंकि आपने क्या किया, आप अपने फोर्स को बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप अपने फोर्स को 0 से लेके एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए बढ़ा के लेके आ रहे हो। तो आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, जो सवाल बन सकता है वो बनेगा कि आप जो लोड बढ़ा रहे हो उस लोड की रेटिंग क्या है, ठीक है। तो रेट ऑफ लोडिंग क्या है, जो रेट ऑफ लोडिंग है वो कितना, 3.5 न्यूटन पर mm² पर मिनट, ठीक है, ठीक है। हम जो अपनी लोडिंग की वैल्यू जो इंक्रीज कराएंगे वो इस रेट से इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एक ऐसा वैल्यू निकल जाएगा जिसपे ये क्या करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हम उस लोड को नोट कर लेंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो ब्रिकेट ऑपरेटर्स है, ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हम निकालते हैं, यहाँ पे आपको ये फिक्स होता है, ये लोकेशन फिक्स है कि जो ब्रेक आप जो यहाँ पे मटेरियल फेल करेगा, जो मटेरियल फेल करेगा वो कहाँ पे फेल करेगा, ये प्री डिटरमाइंड प्लेन है, ये प्री डिटरमाइंड प्लेन, यहीं पे जाके मटेरियल क्या करता है, फेल करता है। अगर ये यहीं पे जाके मटेरियल फेल करता है तो यहाँ का हमको क्या पता है, यहाँ का ये हमको साइज पता होता है, ठीक है। ये डीप प्री डिटरमाइंड स्पेस है, प्लेस है, जहाँ पे मटेरियल क्या करता है, जहाँ पे मोटर अपना फेल करता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमको यहाँ का साइज पता है, कितना पता है, 25.4 mm पता है। तो यहाँ से आपको कंप्रेस, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर पाओगे। कितना होगा कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, वहाँ पे T अप्लाई किया था, ठीक है, और यहाँ का जो साइज कितना, क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है। आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ बताना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे प्री डिफाइंड आपको पता है कि ये जो मोटर फेल करेगा वो यहीं पे फेल करेगा, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन आपको पता होता है कितना, 25.4 होता है, कितना, 25.4। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल पाओगे, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल पाओगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल पाओगे, ठीक है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल गया था, कितना निकला था, T/25.4 × 25.4, ठीक है। ये तो हो गया क्या, ये हो गया स्टैंडर्ड। ये अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में हम कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स अपने पास क्या, ब्रिक्विट ऑपरेटर्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रिक्विट ऑपरेटर्स है, ठीक। और टेस्ट के दौरान जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो कितना होता है, वो होता है 27 ±2 डिग्री, ठीक है। ये जो टेम्परेचर मेंशन करते हो कितना था, 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपके पास। अच्छा, वहाँ पे आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में आपने 3 सैंपल का क्या लिया था, एवरेज लिया था, 3 सैंपल का एवरेज लिया था। यहाँ पे हम टोटल कितने नंबर ऑफ स्पेसिमेन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 12 नंबर ऑफ स्पेसिमेन कंसीडर करते हैं। वहाँ पे 3 सैंपल का एवरेज लिया था, यहाँ पे 12 सैंपल का एवरेज लेंगे, और उस जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी 12 सैंपल की, वही क्या होगी, वही होगा अपने उस सीमेंट का कंप्रेसिव, उस सीमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। अब अपना क्वेश्चन देख लो क्या था। क्वेश्चन आपके पास क्या था कि पहला 1:3 रेशियो सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वाटर इज एडेड टू द रेट ऑफ द P/5 + 2.5%, बिल्कुल सही बात है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है, क्यूब मोल्ड। आप यहाँ पे क्यूब मोल्ड नहीं प्रिपेयर करते, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे ब्रिक्विट ऑपरेटर्स होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक्विट ऑपरेटर्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी हो गया। अगला क्या है, द परसेंटेज ह्यूमिडिटी पूछा जा रहा है। ह्यूमिडिटी कितना मेंटेन करते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेंटेन करते हो कितना होता है, 90% होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते जल्दी से, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ, अब आपके पास क्या, आपके पास आता है साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट निकल जाता है कि साउंडनेस टेस्ट क्या होता है। तो साउंडनेस टेस्ट समझने के लिए सबसे पहले हम ये बता दें साउंडनेस होता क्या है। साउंडनेस क्या होता है, पहले ये देख लो। तो ये चीज़ें पीछे डिस्कस हो चुका है, साउंडनेस क्या होता है। तो साउंडनेस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट वॉल्यूम चेंज, ठीक है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वॉल्यूम चेंज जो देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साउंडनेस। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या साउंडनेस होता है क्या, तो साउंडनेस है क्या, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज। सबसे पहले आपको अगर ये पूछा जा रहा है कि साउंडनेस टेस्ट क्या है, साउंडनेस टेस्ट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साउंडनेस होता क्या है। तो साउंडनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वॉल्यूम चेंज।
को ही हम क्या बोलते हैं, साउंडनेस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज को हम साउंडनेस बोलते हैं तो आप ये बता दो कि साउंडनेस टेस्ट में मेजर क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट में मेजर क्या करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट में हम मेजर करते हैं अनसाउंडनेस। क्या मेजर करते हैं, अनसाउंडनेस मेजर करते हैं। हाँ, ये कौन सा टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट है, इसमें मेजर क्या करते हैं, अनसाउंडनेस मेजर करते हैं। क्योंकि साउंडनेस क्या है, साउंडनेस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, साउंडनेस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, विच रजिस्ट द वॉल्यूम चेंज ऑफ द मटेरियल। क्या करता है, ऐसी एबिलिटी ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट द वॉल्यूम चेंज। ठीक है, वॉल्यूम चेंज को रजिस्ट करने की जो एबिलिटी है मटेरियल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, साउंडनेस बोलते हैं। और साउंडनेस टेस्ट में मेजर क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट में मेजर करते हैं अनसाउंडनेस। क्या मेजर करते हैं, अनसाउंडनेस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम मेजर क्या करें, अनसाउंडनेस मेजर करेंगे। यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है किसका होता है, अनसाउंडनेस का मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब आपने पहले देखा होगा जब आप इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट देख रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट में 3 इंग्रेडिएंट ऐसे निकल के आते हैं जो क्या करते हैं, जो सीमेंट में अनसाउंडनेस कॉज करते हैं, जो सीमेंट में अनसाउंडनेस कॉज करते हैं। तो वो 3 इंग्रेडिएंट कौन कौन से थे, यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट निकल के आया था। एक तो लाइम था आपके पास, पहला लाइम था, दूसरा आपके पास क्या था, मैग्नीशिया था, और तीसरा आपके पास क्या था, तीसरा आपके पास सल्फर था, तीसरा आपके पास सल्फर था। ठीक है, ठीक है, तीसरा आपके पास सल्फर था। तो हमने ये बात पहले बताया कि अनसाउंडनेस 3 इंग्रेडिएंट ऐसे सीमेंट में जो अनसाउंडनेस कॉज करते हैं। पहला कौन सा था, पहला ये था कि लाइम, दूसरा मैग्नीशिया और तीसरा क्या था, सल्फर था। अब आपके पास इन तीनों की वजह से आपको क्या निकालना है, अनसाउंडनेस निकालना है। अगर मैं बात करूं लाइम की, ठीक है, लाइम के लिए आपके पास जो टेस्ट निकल के आता है, लाइम की वजह से जो अनसाउंडनेस कॉज होता है, उसके लिए जो हम टेस्ट निकालते हैं कौन सा टेस्ट है, वो ली चैटलियर टेस्ट। कौन सा, ली चैटलियर टेस्ट है। ठीक है, लाइम की वजह से जो अनसाउंडनेस कॉज होता है उस अनसाउंडनेस को हम किससे मेजर करते हैं, ली चैटलियर टेस्ट आपके पास है, उसके लिए क्या है, ली चैटलियर टेस्ट है। और दूसरा क्या, दूसरा अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। ठीक है, अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया, इसके लिए आपके पास कौन सा टेस्ट है, इसके लिए आपके पास टेस्ट है ऑटोक्लेव टेस्ट है। ठीक है, अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया के लिए आपके पास कौन सा टेस्ट है, ऑटोक्लेव टेस्ट है। ठीक है, अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया के लिए मेरे पास कौन सा टेस्ट है, ऑटोक्लेव टेस्ट है। और एक और बात, ये जो ऑटोक्लेव टेस्ट है ये सेंसिटिव है दोनों के लिए, ये सेंसिटिव है लाइम और मैग्नीशिया बोथ। ठीक है, सो दिस इज sensitive for lime and magnesia both। and मतलब क्या, मतलब ये कि ऑटोक्लेव जो टेस्ट है, ऑटोक्लेव टेस्ट है, ये जो साउंडनेस निकाल के देता है ये मैग्नीशिया और लाइम दोनों की वजह से होता है। ठीक है, ये दोनों की वजह से होता है। इसका मतलब ये हो गया कि लाइम के लिए आपके पास स्पेसिफिक टेस्ट है, ली चैटलियर टेस्ट है। ली चैटलियर टेस्ट है, ये जो ली चैटलियर टेस्ट में जो हम अनसाउंडनेस मेजर करते हैं वो ड्यू टू लाइम ही होता है, ओनली फॉर द लाइम होता है। बट ऑटोक्लेव में जो हम अनसाउंडनेस मेजर करते हैं वो क्या होता है, वो लाइम और मैग्नीशिया दोनों के पास निकल के आता है। ठीक है, अब वहां से हम क्या करते हैं, वहां से मैग्नीशिया के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, अनसाउंडनेस निकालते हैं। और सल्फर के लिए सल्फर जो अनसाउंडनेस कॉज करता है उसके लिए अपने पास कोई भी मेजरमेंट नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है। ठीक है, कांट बी मेजर, इसके लिए आपके पास कोई भी टेस्ट नहीं है। तो इसके मतलब ये होगा कि सल्फर की वजह से जो अनसाउंडनेस निकल के आ रही है उसके लिए आपके पास कोई भी ऑपरेटर्स, कोई भी टेस्ट नहीं है जिसको आप सल्फर की वजह से जो अनसाउंडनेस निकल के आ रहा है आप उसको मेजर कर पाओ। तो इसका मतलब हो गया कि अनसाउंडनेस मेजर करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, 2 टेस्ट है। पहला ली चैटलियर ऑपरेटर्स है, ली चैटलियर टेस्ट है, दूसरा ऑटोक्लेव टेस्ट है। ठीक है, और ली चैटलियर टेस्ट में हम क्या निकालते हैं, अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम निकालते हैं, और ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या निकालते हैं, अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया निकालते हैं। और ये जो ऑटोक्लेव टेस्ट है ये निकाल के देता है, जो हमको अनसाउंडनेस निकाल के देता है, ये किसके लिए निकाल के देता है, लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए निकाल कर देता है। और यहाँ पे अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम हम पहले निकाल चुके होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम मैग्नीशिया के लिए हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट करके। ठीक है, अनसाउंडनेस। ठीक है, तो ये आपके पास अनसाउंडनेस टेस्ट है। ठीक है, तो साउंडनेस टेस्ट में क्या हो गया, हम निकालते क्या, एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज को हम क्या बोलते हैं, अनसाउंडनेस बोलते हैं। एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज को हम क्या बोलते हैं, अनसाउंडनेस बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि साउंडनेस टेस्ट में मेजर करते हैं, अनसाउंडनेस मेजर करते हैं। और अनसाउंडनेस क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज
क्या है, अनसाउंडनेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि साउंडनेस टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं, अनसाउंडनेस मेजर करते हैं। ठीक है, और आपके पास 2 टेस्ट निकल गया था, पहला ली चैटियर टेस्ट होता है, दूसरा ऑटो क्लिप टेस्ट होता है। ठीक है, 2 टेस्ट निकल गया था अनसाउंडनेस मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, अनसाउंडनेस मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कि साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट डिटरमाइंस क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम। बिल्कुल सही बात, यही पहला ही ऑप्शन सही है कि अनसाउंड जो साउंडनेस टेस्ट है उसमें क्या मेजर करते हैं, अनसाउंडनेस मेजर करते हैं। और किसकी वजह से, फ्री लाइम की वजह से। ठीक है, जो फ्री लाइम का कंटेंट है उसकी वजह से हम क्या मेजर करते हैं, अनसाउंडनेस मेजर करते हैं। तो 44 का आंसर हो गया ए पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या। ठीक है, वापिस से सेम सवाल है। ली चैटियल ऑपरेटर्स जो वो क्या, वो जो अनसाउंडनेस मेजर करता है वो किसकी वजह से मेजर करता है, सेम सवाल है। ये क्या है कि ली चैटियल ऑपरेटर्स जो है, ठीक है, ली चैटियर ऑपरेटर्स जो है, ये जो ली चैटियर ऑपरेटर्स है, ये जो अनसाउंडनेस देता है वो अनसाउंडनेस किसकी वजह से होता है, वो फ्री लाइम की वजह से होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया ए पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ली चैटियर ऑपरेटर्स जो होता है वो अनसाउंडनेस निकाल के देता है, किसकी वजह से, फ्री लाइम कंटेंट की वजह से। और दूसरा जो ऑटो क्लिप टेस्ट है वो किसकी वजह से अनसाउंडनेस निकालता है, मैग्नीशिया की वजह से निकालता है। मैग्नीशिया और लाइम दोनों की वजह से निकालता है। ठीक है, वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम मैग्नीशिया के लिए अनसाउंडनेस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पूरा टेस्ट मेंशन है साउंडनेस का, क्या, ली चैटियर टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है, ली चैटियर टेस्ट, यहाँ पे पूरा मेंशन है। ठीक है, क्या करते हैं, ली चैटियर टेस्ट में आपके पास क्या होता है, एक स्प्लिट सिलेंडर होता है। ली चैटियर टेस्ट में आपके पास एक स्प्लिट सिलेंडर होता है। स्प्लिट सिलेंडर क्या, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग बनी होती है। ये क्या, ये स्प्लिट है। ठीक है, ये स्प्लिट का साइज कितना, 0.5 mm होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक स्प्लिट सिलेंडर होता है जिसकी डायमीटर और हाइट दोनों कितना होता है, 30 mm होता है। यहाँ पे ली चैटियर टेस्ट में आपके पास एक स्प्लिट सिलेंडर होता है और उस स्प्लिट सिलेंडर का जो डायमीटर और हाइट होता है कितना होता है, 30 mm होता है। और इसके साथ इसमें एक क्या, इसमें एक इंडिकेटर आर्म अटैच होता है। इसमें एक इंडिकेटर आर्म अटैच होता है और उस इंडिकेटर आर्म की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 165 mm होती है। तो यही सारे पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अनसाउंडनेस से। पहला क्या कि जो ली चैटियर टेस्ट है, ठीक है, ली चैटियर टेस्ट में जो हम स्प्लिट सिलेंडर यूज करते हैं उसका साइज क्या है, तो उसका साइज क्या, उसके डायमीटर और हाइट दोनों कितना है, 30 mm है। ठीक है, और उसके साथ जो इंडिकेटर आर्म अटैच्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितने निकल जाती है, 165 mm निकल जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात, ली चैटियर टेस्ट में हम टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 100 ग्राम सीमेंट का इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर करवाते हैं। और सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए हम जो सीमेंट लेते हैं वो कितना लेते हैं, 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसमें जो वाटर मिक्स करते हैं, कितना मिक्स करते हैं, 0.78 टाइम पी। ठीक है, कितना वाटर मिक्स करते हैं, 0.78 पी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या करते हो, 100 ग्राम का सीमेंट सैंपल लेते हो। ठीक है, 100 ग्राम का सीमेंट सैंपल लेते हैं और उसमें कितना पानी मिलाते हो, 0.78 पी टाइम। ठीक है, 0.78 पी टाइम्स वाटर मिलाते हो। ठीक है, अब क्या करते हो, इस वाटर मिला के अब सीमेंट का एक पेस्ट तैयार करते हो। ठीक है, 100 ग्राम सीमेंट लिए, उसमें 0.78 पी टाइम्स क्या मिला, वाटर मिला है। उसके बाद क्या करते हैं, आप सीमेंट पेस्ट तैयार करवाते हो। अब इस सीमेंट पेस्ट को आप इस स्प्लिट सिलेंडर में फिल करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हो, इस स्प्लिट सिलेंडर में आपने जो सीमेंट पेस्ट यहाँ पे तैयार करवाया है उसको आप इस स्प्लिट सिलेंडर में क्या करोगे, फिल कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, आप एक बार स्प्लिट सिलेंडर में अपने सीमेंट सैंपल को फिल कर दिए। अब इसके टॉप और बॉटम दोनों को क्या करना, इस टॉप और बॉटम को एक ग्लास, इसके टॉप और बॉटम दोनों को ग्लास प्लेट किसके हेल्प से, ग्लास प्लेट की हेल्प से इसके टॉप और बॉटम दोनों को हम कवर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार जब आप क्या करोगे, जब एक बार आप सीमेंट सैंपल को इस स्प्लिट सिलेंडर में भर दोगे, उसके बाद क्या करना, इसके टॉप और बॉटम को ग्लास प्लेट की हेल्प से क्या करना है, कवर कर देना है। ठीक है, अब हम इस पूरे असेंबली को, आपने क्या किया, ग्लास प्लेट लगा दिया। ठीक है, इस स्प्लिट सिलेंडर के ऊपर ग्लास प्लेट लगा दिया। अब इस पूरे असेंबली को उठा के कहाँ डाल देंगे, पानी के अंदर डाल देंगे। इस पूरे असेंबली को उठा के पानी के अंदर इमर्ज कर देंगे। इमर्ज करने के बाद क्या करेंगे, इसको 24 आवर्स के लिए इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार जब पूरे असेंबली को वाटर में इमर्ज कर दिए, अब इस पूरे असेंबली को 24 आवर्स के लिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब कितना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वो होगा कितना, 27 से लेकर 32 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरे असेंबली को वाटर में ले जाके इमर्ज करा देंगे और उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और वहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर होगा, जिस वाटर में आपने इमर्ज करवाया, उस वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करवाएंगे कितना, 27 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार जब आप पानी को, ठीक है, जब एक बार इसको इमर्ज करवाएं पानी में, उसके बाद जब 24 घंटे बाद उस सैंपल को जब उस पूरे असेंबली को बाहर निकालोगे, ठीक है, आपको इस स्प्लिट में यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुछ एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो जो पहला कंडीशन, पहले केस में क्या करेंगे, पहले केस में जो आपका जो एक्सपेंशन निकला, इस एक्स को हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है,
24 आवर्स के बाद जब आप असेंबली को बाहर निकालोगे, ठीक है, तो वहाँ पे स्प्लिट, वहाँ पे जो स्प्लिट का मेजरमेंट आएगा, ये स्प्लिट जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, आप इसको क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। अब मैं मान लेता हूँ कि ये आपने जो पहले केस में पहले क्या किया, जब आपने पानी से बाहर निकाला उस टाइम आपने जो स्प्लिट देखा वो कितना था, XMM था, ठीक है, वो जो स्प्लिट है वो कितना XMM है। अब क्या करोगे, आप एक काम ये करोगे, इस पूरे असेंबली को वापस से पानी में इमर्ज करेंगे, ठीक है, वापस से पानी में इमर्ज करेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस बार पानी का टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे। वहाँ पर कितना था, 27 से लेकर 32 डिग्री था। इस बार हम पानी के टेम्परेचर को बढ़ा के पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे, पानी के टेम्परेचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर विदिन वन अर्थ में पानी के टेम्परेचर को बढ़ा के क्या करेंगे, पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे, ठीक है। और इस टेम्परेचर को फिर हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को 3 से 4 घंटा तक लिए मेंटेन रखेंगे, ठीक है। मतलब क्या, पूरे असेंबली को वापस से हम पानी में इमर्ज करवाएंगे और इस टाइम जो पानी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक मेंटेन करेंगे और उसमें पूरे असेंबली को 3 से 4 घंटा तक इमर्ज रखेंगे। उसके बाद हम असेंबली को फिर बाहर निकालेंगे और जब असेंबली को फिर बाहर निकालेंगे उस टाइम वापस हम क्या करेंगे, उस टाइम फिर से हम उसका स्प्लिट नोट कर लेंगे, ठीक है। इस बार फिर से हम उसका एक्सपेंशन नोट कर लेंगे। अब जो स्प्लिट होना चाहिए मैं मानता हूँ YMM है, ठीक है। अब जो स्प्लिट हम लोग नोट करेंगे, मान लेते हैं वो YMM है, ठीक है, पहले से ज़्यादा निकल के आएगा। अब मान लेते हैं वो कितना है, YMM है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस निकल के आएगा यहाँ से, जो Y - X का जो डिफरेंस होगा, Y - X का जो डिफरेंस होगा, यही क्या बताएगा, ये बताएगा सीमेंट की अनसाउंडनेस कितना है। यही सीमेंट की अनसाउंडनेस बताएगा, किसकी वजह से, लाइम की वजह से। और ये जो वैल्यू है, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, ये 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, ठीक है। ये जो अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम निकल के आता है, ये कितना होना चाहिए, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे मेजर की, आपको ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है कि 100 ग्राम का सीमेंट सैंपल लेंगे, उसमें पानी कितना मिलाएंगे, 0.78 टाइम P, ठीक है। अब इसका जो हम क्या करेंगे, इसको एक सिलेंडर में फिल करेंगे। स्प्लिट सिलेंडर होता है जिसकी डायमीटर होता है 30 mm, हाइट 30 mm, और इसमें क्या होता है, इंडिकेटर आर्म अटैच होता है जिसका लेंथ कितना होता है, 165 mm, ठीक है। ये सारी बातें मेंशन है, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कितना जो शुड नॉट बी मोर देन 10 mm, कितना, शुड नॉट बी मोर देन 10 mm, ठीक है। ये जो इसकी वैल्यू होती है वो Y - X की जो वैल्यू होगी वो 10 mm से ज़्यादा नहीं निकल जानी चाहिए। ये हो गया कौन सा टेस्ट, ये हो गया साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। ये साउंडनेस टेस्ट हो गया, ठीक है। और ली चैटर टेस्ट जो है किसकी ओर साउंडनेस देता है, ये देता है लाइम की ओर साउंडनेस देता है। ये साउंडनेस किसकी वजह देता है, लाइम की ओर साउंडनेस देता है निकाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वापिस से क्या पूछा जा रहा है कि ली चैटलेट के लिए, ली चैटलियर ऑपरेटर्स में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये क्या मेजर करता है, एस्टिमेट द एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ द सीमेंट, बिल्कुल सही बात है। साउंडनेस टेस्ट में क्या निकालते हैं, अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम निकालते हैं। अनसाउंडनेस का मतलब ये होता है क्या, कि कितना वॉल्यूम चेंज आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या सही है। दूसरा क्या, एस्टिमेट द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशिया इन द सीमेंट, बिल्कुल गलत बात है। क्या है ये, क्या बताता है, ये फ्री लाइम की कंटेंट बताता है, ठीक है। ली चैटलियर ऑपरेटर्स में जो अनसाउंडनेस निकल जाता है किसकी वजह से होता है, वो ड्यू टू लाइम होता है, ठीक है। तो ली चैटलियर टेस्ट में जो हम अनसाउंडनेस निकालते हैं वो ड्यू टू लाइम निकालते हैं, ना कि ड्यू टू मैग्नीशिया। तो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन ही क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। पानी कितना मिला जा रहा है, पानी मिलाया जाता है 0.7 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को हम किससे रिपोर्ट करते हैं, P से रिपोर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को हम P से रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगला देखना क्या, वही वापस से बात है कि ली चैटलियर ऑपरेटर्स में, ली चैटलियर टेस्ट में जो सिलेंडर जो स्प्लिट सिलेंडर यूज होता है उसका साइज कितना होता है। तो साइज पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर पूछा गया। डायमीटर कितना, 30 mm होता है। डायमीटर और हाइट दोनों कितना, ये दोनों होता है 30 mm होता है। तो आपसे यहाँ पे डायमीटर पूछा गया, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, डायमीटर पूछा गया। तो ये भी क्या हो गया, ए पार्ट हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी लेके चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। वापस से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा टेस्ट हम करते हैं सीमेंट की साउंडनेस चेक करने के लिए, ठीक है। तो सीमेंट के साउंडनेस चेक करने के लिए आपके पास 2 टेस्ट बताया मैंने आपको, एक ली चैटलियर टेस्ट है, दूसरा कौन सा क्या टेस्ट है, ऑटोक्लिप टेस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन है, यहाँ पे देखो ली चैटलियर नहीं मेंशन है, क्या मेंशन है, ऑटोक्लिप टेस्ट मेंशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑटोक्लिप, ठीक है। तो अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम के लिए ली चैटलियर टेस्ट है, और अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया के लिए कौन सा टेस्ट है, ऑटोक्लिप टेस्ट है। यहाँ पे केवल साउंडनेस पूछा जा रहा है कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो ली चैटलियर नहीं है, लेकिन कौन सा है, ऑटोक्लिप है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बी पार्ट हो जाएगा, ऑटोक्लिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है,
पूरा यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या करते हैं, क्या ऑटोक्लेव टेस्ट में इस बार हम क्या करते हैं, जो सैंपल बनवाते हैं, इस बार हम सैंपल क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 25 × 25 × 280 mm का क्या बनवाते हैं, ठीक है। इस साइज का क्या करते हैं, एक सैंपल प्रिपेयर करवाते हैं 25 × 25 × 282 mm साइज का, ठीक है, प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सैंपल को हम ऑटोक्लेव में क्या करते हैं, इस सैंपल को हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव में रख देते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव ये देखो आपके पास ऑटोक्लेव है, ठीक है, ये आपके पास ऑटोक्लेव है, ठीक है। एक क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर के अंदर हम सैंपल को क्या रखेंगे, रख देंगे। आपने जो ये जो मेंबर बनवाया कितना, 25 × 25 × 282 mm का, ये हम एक ये ब्लॉक बनवाएंगे, ठीक है। और इस ब्लॉक को क्या करेंगे, इस ऑटोक्लेव के अंदर रख देंगे। और इस ऑटोक्लेव के अंदर इसके प्रेशर को हम क्या करेंगे, इसके प्रेशर को हम इंक्रीज करवाएंगे। और इसके अंदर जो प्रेशर मेंटेन करवाएंगे, गेज प्रेशर कितना मेंटेन कराएंगे, 2.1 N/mm²। तो इतना गेज प्रेशर हम ऑटोक्लेव के अंदर क्या करते हैं, मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कितने घंटे के लिए, 3 आवर्स के लिए, ठीक है। 2.1 N/mm² गेज प्रेशर हम ऑटोक्लेव के अंदर मेंटेन करवाते हैं। और कितने घंटे के लिए, 3 आवर्स के लिए मेंटेन करवाते हैं। उसके बाद हम सैंपल को बाहर निकालते हैं। अब क्या करते हैं, इसके साइज को हम वापस से मेजर करते हैं, इसके साइज को मेजर करते हैं। अब इस जो साइज में चेंज देखने को मिल रहा है, ये जो चेंज है ये 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, ये जो चेंज निकल रहा है साइज में वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है कि कंडीशन एंड परसेंटेज चेंज इन द लेंथ नहीं, परसेंटेज चेंज इन एनी साइड, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन एनी साइड, किसी भी साइड में जो परसेंटेज चेंज निकल जाएगा वो कितना होना चाहिए, ओपीसी सीमेंट के लिए 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यही क्या बताएगा, यही सीमेंट की अनसाउंडनेस बताएगा, ये सीमेंट की अनसाउंडनेस बताएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है, ऑटोक्लेव में जो हम प्रेशर मेंटेन करवाते हैं कितना होना चाहिए, 2.1 N/mm² होना चाहिए। या तो आपको कभी यूनिट चेंज कर देगा, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछेगा, तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्या गेज प्रेशर होता है किसमें, ऑटोक्लेव में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है ऑटोक्लेव में। और ये साइज कितना होता है, 25 × 25 × 282 mm, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है आपका ऑटोक्लेव पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ऑटोक्लेव पे क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, ठीक है, अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया निकालते, ठीक है। अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया किससे निकालते, ऑटोक्लेव टेस्ट है। अब अगला क्वेश्चन आपको चेक करना है, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि सीमेंट की जो क्वालिटी चेक करते हैं उसमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। तो ये तीनों ही टेस्ट क्या करते हैं, सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं लैब में, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, ऑल ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करते हो, तो ये सारे ही टेस्ट आप परफॉर्म करते हो। आंसर कौन सा गया, डी पार्ट हो गया। और ये सारे टेस्ट अभी हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना गया, फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, आपसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सारा टेस्ट आप 2 चीज़ें आप चेक कर लो एक बार, क्या रेसिडुअल डज नॉट एक्सीड 10% व्हेन सीव्ड थ्रू द IS सीव नंबर 9, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है, हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं, आपके पास फाइनेस टेस्ट करने के लिए आपके पास 2 टेस्ट निकल के आता है, एक सीव एनालिसिस निकल के आता है, दूसरा एयर परमेबिलिटी टेस्ट निकल के आता है, ठीक है। इससे क्या करते हैं, सीमेंट की फाइनेस चेक करते हैं। तो सीव एनालिसिस में जो हम सीव साइज लेते हैं जो सीव एनालिसिस में सीव साइज लेते हैं वो सीव की जो ओपनिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए, 90 माइक्रोन होनी चाहिए। और उस सीव का जो नंबर है कितना, सीव नंबर 9 है, ठीक है। क्या है, सीव नंबर 9 है। हमने ये चीज़ आपको बता चुका है कि जो अपन सीव एनालिसिस में जो सीव लेते हैं वो कौन सा होता है, किस नंबर का होता है, सीव नंबर 9 होता है। और उस सीव की जो ओपनिंग होती है उसकी जो साइज होती है कितनी होती है, 90 माइक्रोन होती है, 90 माइक्रोन होती है। और जब हम सीव एनालिसिस, जब हम सीविंग करते हैं, आफ्टर द सीविंग कितने मिनट के, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सीविंग करते हैं। सीविंग के बाद जो सीमेंट पार्टिकल उस सीव के ऊपर बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। और उस रेसिड्यू की जो अमाउंट होता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए, फाइनेस टेस्ट के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या सही है, ठीक है। आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 mm, ठीक है। साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 mm। हमने अभी आपको बताया कि ली चैटलेट टेस्ट में जो साउंडनेस निकल के आती है ड्यू टू लाइम निकल के आती है, इसकी वैल्यू 10% से ज़्यादा, 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऑटोक्लेव टेस्ट में जो साउंडनेस निकल के आती है वो ड्यू टू मैग्नीशिया और लाइम दोनों के लिए निकल के आती है। और
उसमें जो ऑटोक्लेव में जो अनसाउंडनेस होती है वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर रिपोर्टिंग हम परसेंटेज के टर्म में करते हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं किसके टर्म में करते हैं, के टर्म में करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लीच एट टेस्ट में जो अनसाउंडनेस होती है वो 10% से कम निकल के आती है। तो ये 5 से 10% यहाँ पे मेंशन है, 5 से 10%, 10% से कम ही तो हुआ। अगर ये 5 से 10% मेंशन है, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर सही हो गया, क्योंकि ये वैल्यू 10% से कम है। तो बी पार्ट भी सही हो गया। ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो अगला ऑप्शन चेक कर लो, इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट। बिल्कुल सही बात है। ओपीसी सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम निकल के आता है वो क्या होना चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अच्छा, लास्ट ऑप्शन क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आफ्टर 7 डेज। 7 डेज के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओपीसी शुड नॉट बी लेस देन पूछा है। ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन पूछा, इसका मतलब मैं सबसे मिनिमम वाला बता रहा हूँ। और सबसे मिनिमम जो वैल्यू निकल के आएगी किसके लिए निकल के आएगी, ओपीसी 33 के लिए निकल के आएगी। ठीक है, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी 33 के लिए निकल के आएगी। इसका जो 3 डेज कितना, इसमें जो 3 डेज और 7 डेज और 28 डेज का जो स्ट्रेंथ निकल गया था, या मैंने आपको बताया था कि 28 डेज में जो स्ट्रेंथ निकल गया था, कितना निकल गया था, 16, 22 और 33। और ये यूनिट क्या था, यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, आपसे यूनिट किसमें पूछा है, आपसे यूनिट मेंशन किसमें, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम अब इस यूनिट को चेंज कर लेंगे, इस यूनिट को चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 160 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं, ये कितना था, ये 3 डेज का था। आपसे पूछा किसने, इसमें पूछा है 7 डेज का। तो 7 डेज का कितना हो जाएगा, 7 डेज का हो जाएगा कितना, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितना जाएगा 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना जाएगा 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, डी पार्ट। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों बातें सही लिखी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है 7 दिन के बाद, 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, किसके लिए, ओपीसी 33 के लिए, किसके लिए, ओपीसी 33 के लिए। तो इससे कम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 43, 53 में ये वैल्यू तो इससे ज़्यादा होगी ना। 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट और 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए ये वैल्यू इससे ज़्यादा निकल के आएगी। तो हमको मिनिमम चेक करना था, तो मिनिमम 7 डे स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। उसको क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर लिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना हो जाए 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये बात आपको रटा होना चाहिए, ये कन्वर्जन आपको बार बार देखने को मिलेगा सारे सब्जेक्टों में, कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना होता है, 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ें रटाना चाहिए। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 मेगापास्कल के बराबर, 1 मेगापास्कल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जन आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ को रट लो, याद कर लो। ठीक है, कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है कितना, 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये कितना था, 1 मेगापास्कल होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लो तो क्या, ठीक, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, वापिस से ये कितने 4 स्टेटमेंट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है, आपसे 4 स्टेटमेंट दे दिया, आपसे इनकरेक्ट बातें पूछी जा रही हैं, और सारे बातें आपको बता चुका गया, सारी बातें मैंने आपको बताया पहले। क्या पहला ऑप्शन है कि द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेंस। बिल्कुल सही बात है कि फाइनेंस होता है क्या, डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग को क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब किसके टर्म में रिपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में इसको रिपोर्ट करते हैं। अगला क्या, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू द हार्ड मास इज नोन एज द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, अच्छा एक बार और एक और चीज चेक करना। अगला ऑप्शन क्या है, द फिनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। गलत बात है। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है कि साउंडनेस के बारे में पूछा जा रहा है। साउंडनेस है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट वॉल्यूम चेंज के अगेंस्ट जो मटेरियल में एबिलिटी, जो मटेरियल में रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साउंड, उसको हम साउंडनेस बोलते हैं। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या हो गया, ये होता है। तो बाकी ये क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट विथ वाटर इज नोन एज द हीट ऑफ एडम। तो इसको क्या बोलते हैं, जब सीमेंट पानी से रिएक्शन करता है। ठीक है, जब सीमेंट पानी से रिएक्शन करता है तो हीट इवॉल्व करता है, क्योंकि क्या, जो सीमेंट की जो हाइड्रेशन प्रोसेस है ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो आफ्टर द रिएक्शन आपको हीट इवॉल्व होगा, और उस हीट इवॉल्व को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं।
जो हीट इवाल्व होता है ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या, कौन सा इनकरेक्ट हो गया, सी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, अच्छा आपसे ये पूछा जा रहा है वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट आपसे ये पूछा जा रहा है कि मतलब 1 बैग ऑफ सीमेंट का हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करवाएंगे किसके साथ, पानी के साथ। तो प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है 1 बैग सीमेंट के लिए। ठीक है, तो देखना एक बात समझना, एक बात, ठीक है, कि आपके लिए, ठीक है, जब आप सीमेंट में पानी मिलाओगे, ठीक है, जब आप सीमेंट में पानी मिलाओगे तो सीमेंट में जब पानी मिलेगा तो क्या करेगा, सीमेंट क्या करेगा, पानी क्या करेगा, सीमेंट के साथ क्या करेगा, हाइड्रेशन होगा। तो हाइड्रेशन के लिए, फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन, किसके लिए, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना परसेंट ऑफ पानी की जरूरत होगी, 23% ऑफ 23% ऑफ वाटर बाई वेट, 23% बाई वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जब आप पानी में जब आप सीमेंट में पानी मिलाओगे तो सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब पूरे हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, तो होता है 23% बाई वेट ऑफ द सीमेंट। ठीक है, आपके पास जितना सीमेंट है उसका 23% क्या चाहिए आपको, पानी चाहिए, किसके लिए, कंप्लीट हाइड्रेशन कराने के लिए। और उसके बाद क्या होगा, एक बार जब हाइड्रेशन हो जाएगा, अब आप जब पानी मिलाओगे ना तो पानी क्या करेगा, जो सीमेंट पार्टिकल के बीच वाइट्स है, जो सीमेंट पार्टिकल के बीच वाइट्स है, वहां पे जाके पानी क्या करेगा, वहां पे जाके पानी उस वाइट्स को फिल करेगा। और इस पूरे वाइट्स को फिल करने के बाद जो सीमेंट पेस्ट तैयार होता है, जो सीमेंट टेस्ट तैयार करवाते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का, जिससे हम क्या करते हैं, जब सीमेंट वर्केबल हो उतना पानी जब हम सीमेंट को क्या करें, वर्केबल करवाएं, उसके लिए जब आप पानी मिलाते हो तो 15% कितना परसेंट, 15% वाटर क्या होगा, 15% वाटर क्या होगा, सीमेंट के जो पोर्स है, सीमेंट का जो वाइट है उसमें फिल करते हैं। ठीक है, इस जेल को, सीमेंट का जो पेस्ट प्रिपेयर करवाने के लिए 23% ऑफ पानी क्या रिक्वायर्ड है, किसके लिए, हाइड्रेशन पर्पस के लिए। और 15% पानी क्या करता है, जो सीमेंट के वाइट है, सीमेंट का जो पोर्स है उसको फिल करता है, उसके बाद क्या करता है, सीमेंट का पेस्ट फॉर्म करवाता है। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो कितना होगा, 38%। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है सीमेंट पेस्ट तैयार करवाने के लिए वो कितना होता है, 38% होता है। ठीक है, तो समझना इस बात को कि यहाँ पे जो एवरेज 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, इस हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए आपको कितने परसेंट ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट है, 23% ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हाइड्रेशन पर्पस से 23% ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो 15% है, किसके लिए, 15% क्या करेगा, ये जो सीमेंट का जो वाइट्स है, ठीक है, सीमेंट का जो वाइट्स है, सीमेंट का जो पोर्स है, ये पानी जाकर उसमें इंट्रैप्ट हो जाएगा, उसमें इंट्रैप्ट होगा, उसके बाद सीमेंट के क्या करेगा, सीमेंट का पेस्ट फॉर्म करवाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना रिक्वायरमेंट है, टोटल कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, 38% रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो टोटल 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस विद इन द जेल पोर्स। ठीक है, ये जो जेल पोर्स में कितना परसेंट, 15% पानी करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और कितना केमिकल रिएक्शन के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, 23%। तो टोटल कितना होगा, टोटल जो पानी चाहिए आपको 38% चाहिए। इस बात को देखना कि अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि एक बैग सीमेंट के लिए कितना पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी सीमेंट पेस्ट तैयार करवाने के लिए। ठीक है, वर्केबल सीमेंट पेस्ट तैयार करवाने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जो एक बैग सीमेंट कितना होता है, वेट ऑफ द 1 बैग सीमेंट कितना होता है, वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, वेट ऑफ 1 बैग ये कितना था, 50 kg होता है। ठीक है, 50 kg होता है। अगर हम टोटल वाटर की बात करें, कितना टोटल वाटर की बात करते हैं, टोटल वाटर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, ये जाएगा कितना, 38%, 0.38 इंटू 50। ठीक है, 0.38 इंटू 50। ठीक, और ये वैल्यू कितना निकल के आएगी, ये वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 90 kg, ये हो जाएगा 90 kg। ठीक है, ये हो जाएगा 90 kg।
ठीक है। अब देखना एक बार यहाँ पे आपसे क्या टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो नीडेड है वो कितना होना चाहिए, 90 kg होना चाहिए। बट आपके पास अभी ऑप्शन में कहीं पे भी 90 kg मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 90 kg मेंशन नहीं। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर देखो अगर ये 90 kg होता, अगर ये 90 kg वाटर हम लोग 90 kg ऑप्शन में होता तो 90 kg टिक मारते हैं, ठीक है। बट अभी तो चेक करना, अब क्या चेक करना है, देखना 90 kg ऑप्शन में नहीं है। तो अब एक काम करो, हम ये चेक करेंगे कि सर आप ये बता दो कि प्योर हाइड्रेशन, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना परसेंट ऑफ वाटर चाहिए, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना परसेंट ऑफ वाटर चाहिए। तो फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट वी नीडेड 23% ऑफ वाटर। कितना फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए कितना वाटर चाहिए, 23% चाहिए। ये देखो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना सीमेंट चाहिए, वाटर कितना चाहिए, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए, 23%। तो यहाँ से जो वाटर निकल जाएगा, ये वाटर कितना निकल गया, ये कितना निकल जाएगा, ये 0.23 × 52, ये कितना हो जाएगा, ये वो चेक करना कितना जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा 11.5 kg, ठीक है। आपके पास दो वाटर कंटेंट निकल के आ रहा है, एक फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन, फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन जो वाटर कंटेंट निकल गया कितना निकल के आ रहा है, फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के जो वाटर कंटेंट निकल गया वो कितना निकल के आ रहा है, 11.5 kg, ठीक है। और टोटल हाइड्रेशन, टोटल हाइड्रेशन के लिए जो वाटर कंटेंट टोटल वाटर कंटेंट जो निकल के आ रहा है कितना रहा है, 19 kg निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या, अगर आपसे केवल ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, ठीक है, वाटर नीडेड कितना, तो कितना वाटर रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड कितना 11.5 kg है। और टोटल वाटर रिक्वायरमेंट बता दो कितना है, तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो वो कितना 19 kg है, ठीक है। तो अब इसका मतलब आपसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब आपको जो आपका जो वाटर कंटेंट होना चाहिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए, 11.5 से लेकर 19 kg के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो वाटर कंटेंट आना चाहिए वो 11.5 kg से लेके इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्यों, क्योंकि कुछ वाटर क्या करेगा, सीमेंट का जो वाइट्स होगा उसमें जाके रुक जाएगा, ठीक है। कुछ वाटर सीमेंट के वाइट्स में, सीमेंट के पोर्थ में जाकर रुकेगा, और जो बचेगा वाटर वो क्या करेगा, सीमेंट के साथ केमिकल हाइड्रेशन करेगा, ठीक है। बाकी जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 90 kg होना चाहिए था। तो जो अपना आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा आंसर है, इन दोनों के बीच में बी पार्ट है, ठीक है। इस बात को ढंग से समझ जाओ कि आपसे ये सवाल फिर से पूछेगा, वहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं होंगी कि फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन पूछा जा रहा है या टोटल अमाउंट ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। तो इस केस में क्या करोगे, सबसे पहला काम, अगर आपसे मेंशन नहीं है आप टोटल अमाउंट ऑफ वाटर निकालोगे, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर निकालोगे, ठीक है। उससे ज़्यादा पानी तो नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होगा। लेकिन कितना कम होगा उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसका 23% की वैल्यू निकालेंगे, 23% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इससे तो कम, इससे कम होगा काम चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और किससे कम नहीं होना चाहिए, वो है 11.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखना क्या, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एक बार फिर से ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। एक बार फिर से ये सवाल पूछा गया है, देखना एक बार ये सवाल फिर से पूछा गया। इस बार भी उन्होंने क्या किया, इस बार भी उसने मेंशन नहीं किया कि कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए पूछा जा रहा है या टोटल अमाउंट ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। अगर नहीं मेंशन है, आप टोटल अमाउंट ऑफ वाटर निकालोगे और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 50 kg सीमेंट बैग है, कितना है 50 kg सीमेंट बैग है। वापिस से हमने अभी आपको बताया कि टोटल वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, टोटल वाटर कंटेंट कितना होगा, टोटल वाटर कितना हो जाएगा, टोटल वाटर हो जाएगा 0.38 इंटू कितना 50 kg, और यहाँ से कितना आता है 90 kg निकल जाता है। अब चेक कर लो 90 kg आपके पास ऑप्शन में, इस बार 90 kg ऑप्शन में है, इस बार 90 kg के आसपास का जो आंसर है वो आपको सीधे बता सकते हो कितना, 90 kg से तो कम ही होना चाहिए, ठीक है। 90 kg से कम कौन सा, 18.5 है, ठीक है। एक बार समझना कि आपसे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर मेंशन नहीं है, आप सबसे पहला काम करोगे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ही निकालोगे, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, 90 kg होना चाहिए था, ठीक है। और किससे ज़्यादा होना चाहिए, अभी हमने आपको बताया कि 0.23 इंटू 50, इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, 0.23 इंटू 50 से ज़्यादा होना चाहिए। और ये वैल्यू कितना आता है, 11.5 आता है ना, चेक कर लो कितना रहा था, 11.5 kg रहा था ना, ये रहा था 11.5 kg। इसका मतलब ये हो गया ये वैल्यू इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, और इससे क्या होगा, इसके आसपास निकल आनी चाहिए, ठीक है।
अब देखो इससे ज़्यादा दोनों वैल्यू ए और बी दोनों इससे ज़्यादा है, ए और बी दोनों इससे ज़्यादा है, लेकिन हम कौन सा आंसर टिक करेंगे, हमें आंसर टिक करना है 18.5, क्योंकि अगर नहीं मेंशन है हम टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। और ये सारे सवाल आपके एसएससी जेईई में पूछे गए, एसएससी जेईई के प्रीवियस एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन बातों को आप स्किप नहीं कर सकते हो, फिर से सवाल बनेगा वही काम करना पड़ेगा, ठीक है, वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अगला सवाल पढ़ लो क्या, ठीक है। तो ये क्या था, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के क्वेश्चन थे, किसके थे, वो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के क्वेश्चन थे। अब आज के टाइम में अभी आपके पास 10 मिनट बच रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ सीमेंट की बात करेंगे, इसमें टाइप ऑफ सीमेंट की बात करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, टाइप ऑफ सीमेंट की बात करेंगे। अब अगला जो क्लास होगा वो भी क्या होगा, फुल्ली किस पे डिपेंडेंट होगा, वो भी टाइप ऑफ सीमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं, किसी भी चीज को आपको रटना नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीजें हम आपको क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द चीजें हम आपको रिलेट करवा के चलेंगे, ठीक है। कम से कम चीजें आपको रटना पड़ेगा, कम से कम चीजें आपको रटनी पड़ेगी, मैक्सिमम चीजें हम आपको रिलेट करवाते चलेंगे, जो चीज़ आपको पहले से पता होगा, ठीक है। जो चीज़ आपको पहले से पता होगा उन्हीं चीज़ों से हम क्या करेंगे, आगे वाली चीज़ों को रिलेट करवाते रहेंगे, ठीक है। अब देखना, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसकी बात हम कर रहे हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ सीमेंट की अगर हम बात करें, किसी टाइप ऑफ सीमेंट की बात अगर हम करें तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट देखने को मिलेगा। हर सीमेंट के कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी निकल के आएगी, हर सीमेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी निकल के आएगी, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कुछ चेंज करेंगे और क्या करेंगे, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कुछ चेंज करेंगे और हम ये देखेंगे उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो अपना अभी टाइप ऑफ सीमेंट में अपना जो सारा डिस्कशन है वो 3 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा। पहला क्या है कि उस सीमेंट की स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, जिस हम पर्टिकुलर सीमेंट की बात कर रहे होंगे उस सीमेंट की स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, उस सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ठीक है, उस सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से अलग कैसे, उसकी बात करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा उसका एप्लीकेशन के बारे में, कि उस पर्टिकुलर सीमेंट की एप्लीकेशन कहाँ पे निकल के आता है। तो ये सारा जो टाइप ऑफ सीमेंट में जो सारा डिस्कशन चलेगा वो अपने इसी तीन पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा। पहला क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सीमेंट की स्पेशलिटी क्या है, दूसरा क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, और तीसरा उसका यूजेस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सीमेंट है वो क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। जो पहला सीमेंट है वो कौन सा सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो आप देखना जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है इसके नाम में ही मेंशन, अगर हम इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के नाम में ही मेंशन है, इसके नाम में मेंशन है कि सीमेंट विच हार्ड रैपिडली, ठीक है, सिंपल सा बात है, ठीक है। देखना सारी बातें जितनी भी टाइप ऑफ सीमेंट यहाँ पे आप पढ़ोगे, सारी बातें की जो स्पेशलिटी है, जो प्रॉपर्टी होगी उसके नाम में ही मेंशन होगा। अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि कौन सा सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करी जा रही है, अगर आपसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करी जा रही है, इसका क्या मतलब है, ऐसा सीमेंट जो जल्दी हार्ड हो जाए उसको क्या बोलेंगे, उसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बोलेंगे। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो प्रॉपर्टी हो क्या है कि सीमेंट जल्दी हार्ड होगा, क्या होगा, जल्दी हार्ड होगा। अच्छा, जल्दी हार्ड का क्या मतलब है, ठीक है, ये सीमेंट जल्दी हार्ड होगा, ठीक है, जल्दी हार्ड का क्या मतलब है, ठीक है, ये सीमेंट क्या होगा, जल्दी हार्ड होगा, ठीक है। अब क्विक हार्डिंग का मतलब है, इसका मतलब है क्या कि जो सीमेंट जो स्ट्रेंथ गेन करेगा, इसका मतलब होगा क्विक गेन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग का क्या मतलब है, रैपिड हार्डनिंग का मतलब है कि सीमेंट क्या करेगा, अपने स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं आपको बता दूं 2 पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एक बार आप ध्यान देना इस चीज को। ये 2 टर्म्स, एक टर्म्स है हार्डनिंग, ठीक है, एक टर्म से हार्डनिंग और दूसरा टर्म से सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 टर्म देखने को मिलेगा, एक मिलेगा, एक टर्म से मिलेगा हार्डनिंग और दूसरा मिलेगा सेटिंग। हार्डनिंग का क्या मतलब है, हार्डनिंग का मतलब है कि सीमेंट जल्दी हार्ड कर रहा होगा, और जल्दी हार्ड करने का मतलब है कि सीमेंट जल्दी से अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहा होगा। इसका क्या मतलब है, हार्डनिंग का मतलब है क्विक स्ट्रेंथ गेनिंग, ठीक है। हार्डनिंग का क्या मतलब, क्विक स्ट्रेंथ गेनिंग, ठीक है। हार्ड होने का मतलब है कि सीमेंट जितना जल्दी हार्ड होगा, इसका मतलब क्या होगा, सीमेंट अपने स्ट्रेंथ को उतनी जल्दी गेन कर रहा है। अब अगर सीमेंट अपने स्ट्रेंथ को जल्दी गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ मोर, ठीक है।
मोर रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन, ठीक है। हार्डनिंग का मतलब है कि सीमेंट जल्दी हार्ड करेगा, और हार्ड करने का मतलब है सीमेंट अपने स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करेगा। सेटिंग का क्या मतलब है? सेटिंग का मतलब है लूजिंग ऑफ इस प्लास्टिसिटी। सेटिंग का मतलब है कि सीमेंट अपने प्लास्टिसिटी को जल्दी लूज करेगा, लूजिंग ऑफ इट प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो आपको दो टर्म मिलेगा देखने को, एक मिलेगा हार्डनिंग, एक मिलेगा सेटिंग, ठीक है। और जो हार्डनिंग जो प्रॉपर्टी से जो रैपिड हार्डनिंग की प्रॉपर्टी निकल आती है वो किसमें निकल आती है? जो रैपिड हार्डनिंग की प्रॉपर्टी निकल आती है ये निकल आती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, ठीक है। और सेटिंग के लिए जो क्विक सेटिंग वाली प्रॉपर्टी निकल आती है इसके लिए कौन सा सीमेंट है? क्विक सेटिंग सीमेंट है। कौन सा सीमेंट है? क्विक सेटिंग सीमेंट है। तो क्विक सेटिंग की चर्चा हम बाद में करेंगे, बट अभी हम समझेंगे क्विक सेटिंग सीमेंट, अभी हम समझेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को क्विक हार्डनिंग सीमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सीमेंट का रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन ज़्यादा होगा, सीमेंट का रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन ज़्यादा होगा। अब इस बात को जल्दी समझना कि इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन मोर, ठीक है। इसका क्या मतलब गया? इसका मतलब हो गया मोर रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन, ठीक है। इसका मतलब हो गया मोर रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन। अच्छा, जब रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन ज़्यादा कब होगा? रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन ज़्यादा कब होगा? जितनी जल्दी सीमेंट की हाइड्रेशन होगी उतनी जल्दी क्या करेगा सीमेंट, क्या करेगा अपने स्ट्रेंथ को गेन करेगा। इसका मतलब अगर रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन आपको ज़्यादा रखना है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ हाइड्रेशन शुड बी मोर, रेट ऑफ हाइड्रेशन शुड बी मोर, ठीक है। अगर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा चाहिए इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा। और एक बात हमने आपको बताया था जब हम फाइनेंस पढ़ रहे थे, जब हम लोग फाइनेंस पढ़ रहे थे तो फाइनेंस में मैंने एक बात बताया था कि फाइनेंस किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। अगर फाइनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के तो सीमेंट की हाइड्रेशन होती है वो कहाँ पर होती है? सीमेंट का सरफेस पर होती है। अगर सीमेंट का सरफेस पर हाइड्रेशन होती है इसका मतलब क्या कि अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सीमेंट का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर सीमेंट का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो सीमेंट का रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया का रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड बी मोर। इसका मतलब जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ये क्या होना चाहिए? शुड बी मोर। अगर आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओपीसी सीमेंट के स्पेसिफिक सरफेस एरिया से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब फाइनेंस ज़्यादा होना चाहिए। और फाइनेंस कितना होना चाहिए? यहाँ पे जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होना चाहिए कितना होना चाहिए? जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया की जो वैल्यू है वो कितना? 3250 से कम नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन 3250 सेंटीमीटर पर ग्राम, ठीक है। इसका मतलब जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें हम क्या करते हैं? उसके फाइनेंस को हम बढ़ा देते हैं। इस चीज़ को सिंपल आपको रटना नहीं, चीज़ों को रिलेट करो कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है इसका मतलब क्या? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। अगर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए इसका मतलब आपको रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। और रेट ऑफ हाइड्रेशन किस बात पर डिपेंड है? रेट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड है सीमेंट के स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे। इसका मतलब सीमेंट के स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ाना। अगर सीमेंट के स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ाना इसका मतलब सीमेंट की फाइनेंस बढ़ाना। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकल के आती है कितना निकल आती है? 3250 से कम नहीं होनी चाहिए। ओपीसी में कितना होता था? 2250, यहाँ पे 3250 होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार आप चीज़ें वो पढ़ लो क्या ऑप्शन क्या आपके पास है। अब आप एक बार रैपिड हार्डनिंग को एक बार पढ़ लीजिए क्या है ऑप्शन, ठीक है। तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन द नॉर्मल सीमेंट। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, ये तो हो गया फाइनेंस बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आपका जो C3S का अमाउंट है, क्योंकि देखो C3S क्या है? C3S रिस्पॉन्सिबल है अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। जो C3S है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? C3S रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। जो C3S है ये C3S रिस्पॉन्सिबल है अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। अगर C3S रिस्पॉन्सिबल है अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, अगर C3S रिस्पॉन्सिबल है अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, इसका मतलब ये हो गया आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, किसमें? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3S के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज कराना पड़ेगा। इसके अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज कराना पड़ेगा। और कितना रखते हैं इसमें? यहाँ जो C3S के अमाउंट ये निकल आते हैं कितना? 56%, ठीक है। कितना होता है? 56%। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक बार आप वापस देख लें यहाँ पे क्या,
ठीक है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होना चाहिए, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए। और क्योंकि अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सीसीएस रिस्पॉन्सिबल है, तो सीसीएस के अमाउंट को क्या कर लेगा, बढ़ा के 56% करेंगे। स्पेसिफिक सरफेस होना चाहिए कितना, 3250। और हमको क्विक सेटिंग से कंफ्यूज नहीं करना है। अगर क्विक सेटिंग से कंफ्यूज नहीं करना है, इसका मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, जितना ओपीसी का होता है, मतलब 30 मिनट और 10 आवर्स, ठीक है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, जो एक डे का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ये कितना होता है, 16 मेगापास्कल, और 3 दिन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कितना होता है, 27.5 मेगापास्कल। और जो 16 मेगापास्कल ये क्या है, ये ओपीसी 33 का कितने दिन का स्ट्रेंथ है, 7 डे का स्ट्रेंथ है। ओपीसी 33 का 7 डेज का स्ट्रेंथ है। इसका मतलब क्या है कि जो ओपीसी 7 डेज में जितना स्ट्रेंथ गेन करेगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक ही दिन में उतना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो कंप्रेसिव, इसका मतलब रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इसमें क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यूजेस कहाँ पे है, जहाँ पे कोल्ड वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हो, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्पीडी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, और पेमेंट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पेमेंट कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, आपको स्पीडी कंस्ट्रक्शन चाहिए। इसका मतलब है इन सारी जगह पे क्या इसके यूजेज है, ठीक है। बाकी एक बार आप ऑप्शन रीड कर लो, क्या है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन द नॉर्मल सीमेंट, बिल्कुल सही बात है। लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड कोर्सर देन द नॉर्मल सीमेंट, गलत बात है। तो क्या पूछा गया, सही ऑप्शन पूछा गया, तो पहला ही सही हो गया। और क्या, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन क्या हो गया, नॉर्मल सीमेंट, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। सी क्या, लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड विद द फाइनर, नहीं गलत बात है, लेसर नहीं, लार्जर प्रोपोर्शन होना चाहिए किसका, लाइम का, ठीक है। लाइम का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अपना अब जो अगला जो क्लास होगा वो सीमेंट का लास्ट क्लास होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम टाइप ऑफ सीमेंट की बात करेंगे, ठीक है। और हर सीमेंट की प्रॉपर्टी को हम वहाँ पे प्रॉपर देखेंगे, उसको लिंक करेंगे, क्या रीजन है, ठीक है। चीज़ों को समझ के चलेंगे ताकि हम एग्जाम में गलत ना कर पाए, कोई भी चीज़ें रटना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, रिलेट करेंगे, बहुत कम से कम चीज़ें रटेंगे, ठीक है। बहुत से कम चीज़ें यहाँ पे हम रटेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास ये टेस्ट सीरीज है, एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एसएससी जेईई की जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।